व्हाट हैपन क्या? सर हमारा हेयर हमारा सर हेयर लॉस बहुत तेज हो गया मार्क हेयर लॉस बाल गर्म पानी पीते हैं ज़्यादा पढ़ोगे रात सर सो के बहुत टाइम होता है 8 घंटे सोते हैं इस समस्या का समाधान लेके आवाज सर छोटा छोटा एकदम ऐसा ना ये इसका एक रीज़न और फंगल इन्फेक्शन। जैसे ठंडक स्टार्ट होती है फंगस ग्रो करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पहली बात तो यह है कि कंटामिनेशन से बचाइए। कंटामिनेशन पॉल्यूशन, ठीक है ना। कंटामिनेशन से बालों को बचाइए, पॉल्यूशन से बचाइए, कैप लगाइए, हैं। सबसे बढ़िया प्रोटेक्टेड वही है। एक चीज़ तो ये हो गया, और दूसरा जो है यस फंगल इन्फेक्शन से बचाइए। फंगल इन्फेक्शन से हेयर की रूट्स जो होती हैं वो कमजोर है इसलिए चलिए बच्चों बहुत कंसंट्रेट होकर के एकदम कंसंट्रेट होकर के यस सर। अगर क्लास एक्सचेंज बहुत सर अगर क्लास एक्सचेंज करना रहे तो थोड़ा टाइम से बता दिया जाता है कि बुक्स हम लोग ले आते हैं। अब एक इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। विमल सर ने हमको इमीडिएटली फ़ोन किया कि सर आज आपकी क्लास होगी। विमल सर ने कल आपकी क्लास हाँ कल रहेगी। कल हमारी क्लास है ही, वेडनेसडे सैटरडे हमारी क्लास होती है ना। और आज उन्होंने कहा कि सर हम बहुत ज़रूरी काम से फंस गए, हमारे स्कूल में कुछ काम है तो हम आ नहीं पाएंगे। फिर हमको आना पड़ा, ये है ना। तो हमें नहीं पता था कि आज आपकी क्लास होगी, हमें क्या मालूम भाई। मैं भी प्रिपेयर नहीं था इसके लिए, लेकिन तो फिर फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर आपकी देखिए इसी चक्कर में एक दिन आपकी क्लास मिस हो गई थी, है ना। हाँ तो ये ठीक नहीं है ना। बच्चे आते हैं दूर दूर से, हैं तो ये क्लास नहीं मिस होने पाए थे। चलो ठीक है, तो बहुत ही सिंसियर होकर के इसको समझिए, है ना। एक वर्ड्स में ध्यान दीजिए। जेनेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स आप लोगों ने इंटरमीडिएट तक बहुत बढ़िया से नहीं समझा होगा। यहाँ पर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जिस किसी को गर्ल्स बोलो ना बेटा, जिस किसी को भी कुछ पूछना हो पूछे, लेकिन मेहनत से इसको पढ़िए। एक टर्म क्लियर कर लीजिए जेनेटिक्स में बिल्कुल एकदम। हाँ जी सर। तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। मैंने आपको बताया और क्या बताया, वेरिएशन, है ना बेटा। यस सर। यस, यानी दोनों की स्टडी करवाता है जेनेटिक्स। आओ आइए जल्दी आइए, ठीक है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स हमने आपको बताया कौन है भाई। हाँ फादर ऑफ जेनेटिक्स यस जॉन मेंडल, राइट। ठीक, इनसे भी क्वेश्चन आता है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा था। शॉर्ट का क्वेश्चन देखिए, यस 2018 का क्वेश्चन है कि इसका वर्क कब पब्लिश हुआ था। वर्क पब्लिश कब हुआ था, ये क्वेश्चन है बेटा। वो साइंटिस्ट कर चुके थे उसके बाद किस ईयर में इनका वर्क पब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा था नीट में, नीट का क्वेश्चन है। ठीक, और बाकी कहाँ जन्मे थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई किए थे, ये सब नहीं पूछेगा। बाकी ये और किताबों में ये सब लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यस, तो 1865 ये इनका वर्क पब्लिश हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए, नीट का क्वेश्चन है 2018 में आया है। पहली चीज
3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये ग्रेगर चार्ट मेंडल, अबाउट द ग्रेगर चार्ट मेंडल आप किताबों में लिखा है, ढेर सारी चीज़ों को आपने कई बार पढ़ा भी होगा। ये ऑस्ट्रिया में एक गरीब परिवार के फार्मर्स, इनके जो फादर थे वो क्या थे, फार्मर थे, है ना। ऐसी सिचुएशन से ये उठ करके फिर ये अपनी पढ़ाई लिखाई किए, हाँ, घरेलू पढ़ाई लिखाई के बेस पर फिर इनका नाम लिखा गया, फिर आगे बढ़े, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर उसके बाद दे कम बैक एंड दे स्टार्टेड देयर करियर एज ए टीचर, ठीक है ना, फिजिक्स के टीचर हुए। उसके बाद भाई हाँ क्रिश्चियन थे ही, है ना, मॉन्क बने, है ना, मॉन्क में प्रीस्ट बने, मिशनरी में, है ना, चर्च में बने। फिर उसके बाद जो है स्कूल के टीचर थे, सिंपल टीचर थे, गार्डनिंग का बड़ा शौक था, फार्मर फैमिली से थे, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें हैं इनके बैकग्राउंड की, और इन्होंने उसी हैं एक जो है अपना गार्डन बना रखा था, उसी में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है ना। लेकिन भाई ठीक है, भगवान जिसको जो चीज़ देनी होती है दे देता है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से वर्ल्ड फेम के आदमी बने, वर्ल्ड में, संसार में। अरे बेटा सीरियस सीरियस ठीक। तो एक और इनका जो बर्थ है बेटा, इनका जो बर्थ है बर्थ है 1820, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। यानी फ्रॉम 1820 to 1860, ठीक है ना। यह इनका पूरा लाइफ पीरियड है, यह इनका पूरा लाइफ पीरियड है। ये क्या है लाइफ पीरियड, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइफ पीरियड इनका ये माने कुल मिलाकर के 41 या 40 इयर्स एज में इन्होंने इतना बड़ा काम किया, ठीक है, क्लियर क्लियर। इन्होंने 40 इयर्स की एज तक इन्होंने अपना इतना बड़ा काम किया, और मेंडल और अपने इस जो लॉ है इनहेरिटेंस के अबाउट इंडिविजुअल्स में इतना ढेर सारा काम किया, ठीक है ना जी। तो इस ईयर को भी नोट कर लीजिए। और फिर इनके मरने के बाद आफ्टर द डेथ 1865 में इनका वर्क पब्लिश हुआ। आप अपने लैंग्वेज में जैसे भी चाहिए पॉइंटर बना करके ऐसे लिख लो, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लिख लो, एरो बना करके, पॉइंटर बना करके, ठीक है ना। और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई, क्लियर। कब? आफ्टर डेथ माने 1865 में। 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके वर्क की रीडिस्कवरी की, तभी मिला। यस, इनके वर्क को जो है यस, है ना, रफ वर्क समझ करके कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। बट 3 साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इनके वर्क की रीडिस्कवरी की, ठीक है ना। एंड दे फाउंड दैट द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वाज करेक्ट। मेंडल का वर्क ऐसा था, करेक्ट था। और वो तीनों साइंटिस्ट कौन थे उनका भी नाम आपको जानना चाहिए। कौन कौन से थे? कार्ल लॉरेंस, बेटा पहले कौन थे? कार्ल लॉरेंस। बोलो नाम, बोलो नाम, जानना चाहिए। ये अभी क्वेश्चन आया है, ये अभी नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन में आया है। ये नहीं बता सकते बट आया है, ये तो 2018 में आया है श्योर, ठीक है ना। और कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके वर्क की रीडिस्कवर्ड किया? वो कौन से 3 साइंटिस्ट थे? तो पहला साइंटिस्ट था कार्ल लॉरेंस। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? बोलिए। ह्यूगो डिग्रीज थे। हाँ, ह्यूगो डिग्रीज थे। तीसरे साइंटिस्ट कौन थे? तीसरे कौन थे भाई? बोलो। तीसरे साइंटिस्ट थे एल्समाल। ये तीनों नाम क्या आपने देखा है एनसीईआरटी बोली है दोस्तों? कार्ल लॉरेंस, ह्यूगो डिग्रीज और
साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिडिस्कवर किया। ये भी इनका क्वेश्चन ये इम्पॉर्टेंट था। तो मेंडल की लाइफ के बारे में बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं आएगा। बाकी लाइफ हिस्ट्री थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है ना। करेक्टर हाँ बेटा, अब करेक्टर 7 करेक्टर लेकिन कौन सा क्या है वो सब बिल्कुल बिल्कुल, आप घबराई नहीं, वो सब चीज़ें हम बताएंगे आपको। बोलो यूको, ये यूको अलग है, यूको अलग है, टी अलग है और फिर बीज अलग है। परिवर्तन बात दिए थे, म्यूटेशन, ठीक है ना? म्यूटेशन थ्योरी भी है। यस, परिवर्तन हमेशा थ्योरी दिया है। इतनी चीज़ों को पहले आप कलेक्ट करिए। इसमें बता रहे हैं कि तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल के वर्क को करेक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि भाई मेंडल साहब इसके पहले काम कर चुके थे और मेंडल साहब का जो वर्क है जेनेटिक्स में वो बहुत यूनिक है और आज तक वैसा कोई वर्क नहीं किया। इस नाते मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मिलना चाहिए। राइट, ये चीज़ हो गई ना। तो अभी आपको ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो वर्क पब्लिश का, दूसरा ये और तीसरा ये 3 क्वेश्चन अभी आपको कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्या? हाँ, 2 गलत है। और कौन सा गलत है? आप लिख करके दीजिए इस चीज़ को, लिखिए इस चीज़ को, लिखिए, लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, लिख के दो। ठीक है, अब हम देखिए तो वेरिएशन और हेरिडिटी देख लो बेटा। इन दोनों का मैंने आपको इससे मिला जुला एक टर्म इनहेरिटेंस बताया था, ठीक है ना? हाँ, इनहेरिटेंस बताया था। तो इनहेरिटेंस को मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस डिटेक्ट, है ना, द हेरिडिटी। माने हेरिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, माने दैट इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, ओके, टू डिस्क्राइब the transmission of characters, okay, the characters from parents to progeny, parents to progeny, माने पेरेंट से प्रोजेनी तक जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, हम उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। और मेंडल ने इस इनहेरिटेंस को अपना ला दिया था। मेंडल ने जो ला दिया था बेटा, वो किस पर किया था? इनहेरिटेंस पर किया था, यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी पूरा टॉपिक जो है क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है एक टॉपिक मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस का लॉ। कितना देर लगा दिए? क्या मोबाइल से कॉपी करके लिख रहे हो? हाँ, ले आओ, जल्दी करो, ले आओ। पहली बात तो क्लास में मोबाइल अलाउ नहीं है। अरे मोबाइल से नहीं देखना, तो प्रूव करना तो सब ऐसा है, आपको याद है तो बता रहे। क्या लिखा है? सरमैक है, कार्ल एंड स्टीनर है और कार्ल कोरेंस है, 3 वैज्ञानिक हैं। अरे वो हटाओ यार, तो सुनो 3 लाख इनहेरिटेंस का है। सुनो भाई, सुनो। कार्ल कोरेंस को ही हमने बताया, ये सही है। और ये जो वही सरमैक, वही ये हमने बताया, सरमैक उसी को कहते हैं, वही सरमैक, ठीक है ना? सरमैक हो गए। और तो कार्ल हो सकता है, चाहे कोई बोर्ड इंग्लिश ना हो, कार्ल। बस एक बार NCERT में देख लीजिए, मोबाइल में क्या दे रहा है।
मोबाइल में कुछ नहीं दे रहा है, वो तो मोबाइल को देख रहे हैं? हैं, मोबाइल में नहीं दे रहा। देख एनसीईआरटी दिखा बेटा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। तीन बार दिया था सर जी, 3 बार। सुनो सुनो सुनो, एनसीईआरटी में लिखा कोई बात नहीं करता ना, सबका इंग्लिश हो गया बेटा, नहीं ना। लेकिन तुमने कहा कि आपका 2 गलत है 1 सही है, लेकिन 2 सही है, हो सकता है हाँ? वही सरमैक वही है जो हमने टी से उसको बच्चों को बताने के लिए टी साइलेंट है वहाँ ना, सरमैक वही है, वही TCSCHERMAK। तुम हिंदी में लिखे और हम इंग्लिश में लिखे ना, तो सरमैक हो गया बेटा, ठीक है ना। और कार्बोकॉर्न्स हो गए, वो दोनों हो गए ना। और एक तुमने बिल्कुल इंग्लिश बताया, लेकिन तुम कार्ल स्टीनर बता रहे हो। लेकिन यार तुम गलत बता रहे हो, भले मोबाइल में देखो लेकिन कार्ल स्टीनर नहीं है हाँ? तो तुम कैसे बताए? हमारा ना देना है तो कह रहे हो स्टीनर करना है, तुम पढ़े हो कितने पढ़ा तुमको? आपने किसी बुक में देखा हो? हम आपको टर्मिनोलॉजी बता रहे थे, टर्मिनोलॉजी में हम आपको बता रहे थे बेटा, डीएनए क्या बता रहे थे? डीएनए बता रहे थे, क्रोमैटिन बता रहे थे, बोलो क्रोमोसोम बता रहे थे। मैंने आपको बताया कि इन सबका कॉन्सेप्ट बिना क्लियर कर दिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम, बोलो एलील, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, ये इनमें से जितने और होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, बोलो होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, सारे टर्म्स नोट करिए। बहुत जब तक आप इनको नहीं समझेंगे जेनेटिक्स आपके समझ में नहीं आएगा। आप चाहे जैसे आगे जो मन करे वो उसमें से कुछ करके हमसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मैं पढ़ाता हूँ आपको सीधा डिलीवर करता हूँ, ठीक है ना। हेटेरोजाइगस, ठीक है ना भैया, ये हो गया होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस हो गया। जीनोटाइप, फिनोटाइप देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप, फिनोटाइप। और उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्लास, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्लास, डाइहाइब्रिड क्लास, राइट। इतनी ये सारे टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए पहले, तब आपके समझ में जेनेटिक्स आएगा। ठीक है भाई, क्लियर? हाँ, आप देखो हमने आपको बताया था उस दिन भाई डीएनए आप जानते ही हैं, डीएनए हाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था, बताया थोड़ा सा तो इस तरह से ठीक है ना। डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का जस्ट लाइक, ठीक है ना। एक टर्म इससे और जीन, सबसे पहले जीने थी, राइट। तो देख लीजिए आगे चले ना। मैंने आपको बताया कि डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है ना। और एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि क्रोमैटिन का ओपन है ना, लगभग क्लियर पार्ट जो है वो डीएनए कहलाता है, राइट। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया इसी डीएनए में कुछ फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पर कुछ फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है तो हम इसको जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी या द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट। तो जीन क्या है? जीन एक फंक्शनल यूनिट है। क्या है? फंक्शनल यूनिट। अब देखो डीएनए और जीन में ही आपको डिफरेंस मिल जाएगा। माने डीएनए भी जीन ही है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डीएनए का जितना पोर्शन पूरा है पूरे पर जीन नहीं होते। जी हाँ, मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक पर्टिकुलर उसकी एरिया, एक पर्टिकुलर लोकस और लोकस यहाँ एक तरह से मिल जाएगा लोकाई, या
डीएनए तो बहुत बड़ा हो गया और जीन क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, नहीं हो गया बेटा? तो यही एक डिफरेंस हो गया दोनों में। बोलो भाई, सब बच्चों के समझ में आ गया? यानी डीएनए का जो हेलिक्स है लंबा सा, है ना, जो उसके स्ट्रैंड्स हैं, उस स्ट्रैंड के एक लोकस पर, एक स्थान पर, एक प्लेस पर जीन कहीं पाया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? यस। तो जीन अकर्ड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, ओके, एंड और जीन क्या कर सकता है? फंक्शन कर सकता है, कुछ काम कर सकता है, कुछ वर्क कर सकता है। कौन सा वर्क कर सकता है? जैसे आपने देखा कि मैंने सेंट्रल डोग्मा क्या कर सकता है? सेंट्रल डोग्मा कर सकता है, माने कुछ नई प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है, उसके लिए वो अपॉइंटेड है, उसके लिए वो अलॉटेड है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो इस तरीके से जीन इज द फंक्शनल यूनिट, है ना? यस। एंड इसी के लिए फंक्शनल यूनिट है और हेरिडिटरी के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पांसिबल है, माने यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। इसको लिख लीजिए इस लाइन को, ये सब आने वाली लाइन एग्जाम में ऐसे हेरिडिटरी की लाइन आती है, कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या टू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, या फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, राइट, टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना बेटा? तो क्या है ये? हेरिडिटी का यूनिट है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पांसिबल है जीन। यानी क्या? जीन किसी एक कैरेक्टर को लेकर के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है। वो कैरेक्टर क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया था, आई कलर हो सकता है ना, हेयर का शेप हो सकता है, बॉडी का शेप हो सकता है, डेंटल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, देयर आर सो मेनी। और मेंडल्स ने कितने कैरेक्टर्स लिए? 7 कैरेक्टर्स, है ना? और उस टाइम जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मेंडल के टाइम में जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस नाते मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि जीन के जगह पर उन्होंने सोचा कि हाँ कोई ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पांसिबल है, तो जीन शब्द उन्होंने नहीं दिया बल्कि उन्होंने फैक्टर दिया। तो जीन के टाइम में, जीन के रिसर्च, मेंडल के रिसर्च में, मेंडल के टाइम में जो जीन है उसको फैक्टर कहते हैं। यहाँ यह भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, दैट इज फैक्टर, दैट वाज फैक्टर, क्लियर? माने दैट वाज फैक्टर, माने जीन उस टाइम जीन, लेकिन वो फैक्टर, माने जीन और फैक्टर एक ही चीज़ है, ये दिमाग में सेट कर लो, क्लियर? जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए। तो यह हो गया बेटा, है ना? तो एक फंक्शनल यूनिट है, हमने आपको बता दिया, डीएनए हो गया। अब मिटा दें इसको ना, अब देखिए क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन क्या है? यही डीएनए का जो हेलिक्स है, जो ये स्ट्रैंड है, जो धागा है, यही और कंडेंस हो जाए, ऐसे ये कंडेंस हो गया, यही देख लो, ऐसे ये डीएनए है, बोलो, और यही डीएनए ऐसे तो ऐसे कंडेंस हो जाए, कंडेंस पार्ट, माने और कंडेंस हो गया, कंडेंस पार्ट। जो इसका कंडेंस पार्ट है, इसी कंडेंस पार्ट को हम क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। ये बात समझ में आई? दैट इज क्रोमैटिन। यानी डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है। क्यों एक है भाई? कंडेंस होके मतलब, क्योंकि सभी, अब एक क्वेश्चन इस पर नहीं, मैं इस नाते इसको आप ब्रीफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन आया है भाई, क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है, नोट करिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट। हम आपको क्वेश्चन भी कराते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी तो आपको फेस करना है। एक क्वेश्चन है, जीन अकर्ड, जीन अकर्ड ऑन क्वेश्चन, जीन अकर्ड। देखो बेटा, क्वेश्चन देखते जाओ, जीन अकर्ड, जीन कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। पहला है इसका डीएनए, दूसरा है क्रोमैटिन, नोट करो क्वेश्चन। तीसरा है क्रोमोसोम, और चौथा है आर।
कटने का मतलब क्या? संपर्क। आल से, यहाँ आल से, यानी मैंने आपको इस तरह दिखाया। अब सुनो, डायग्राम से ही हम आपको एक्सप्लेन कर रहे, डायग्राम बनाकर हम आपको समझा दे रहे हैं। यह जो पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन, यह जो पोर्शन हो गया, इसको डीएनए कहेंगे। क्या कहें बेटा? डीएनए कहें। यह जो इसका यहाँ से कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया तो क्या कहें? क्रोमैटिन कहेंगे। और कंडेंस हो गया, यह और कंडेंस हो गया, इतना कंडेंस हो करके इस तरह से स्ट्रक्चर अगर बना ले ऐसा, तो क्या हो गया? क्रोमोसोम। यही तो है क्रोमोसोम। ऐसे ही तो दिखाई देता है, तो इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा? ऐसे ये देखो कंडेंस हो गया, देख लिया, खूब ज्यादा कंडेंस हो गया, तो क्रोमोसोम क्या हो गया? अब सबका क्लियर हो गया। अभी तक आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े थे, इंटरमीडिएट तक आप लोगों ने पढ़ा तो जीन, डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये वर्ड्स क्लियर हुए थे? ईमानदारी से बताइए, किसका किसका क्लियर था? इस तरह नहीं क्लियर था? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ कोई बात छुपाने वाली नहीं है, किसी का कोई इंसल्ट नहीं है, अपना ग्रुप है। जो चीज नहीं आती वो बताओ कि नहीं आती है ना बेटा? यानी ये कंडेंस पार्ट जो क्रोमैटिन का है थोड़ा सा खुल जाए, दोनों स्ट्रैंड थोड़ा अलग अलग हो जाए, कुछ काम करने लायक बन जाए, कुछ फंक्शनल हो जाए, तो उस पार्ट को हम डीएनए कहेंगे। कंडेंस होकर के सिकुड़ जाए, इन एक्टिव फेज में हो जाए, बस बैठना है, समझ लेना इसको, बैठना है माने रेस्ट करना है, माने सेल जब रेस्टिंग फेज में होती है, यानी क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जब सेल रेस्टिंग फेज में होती है, रेस्टिंग फेज। भाई ये तीनों चीज सेल में होंगे ना? बोलो, हम राइट? भाई ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है, डीएनए, तीनों चीज, तीनों में से आप किसी को गलत नहीं कर सकते। कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, माने है तो तीनों राइट, लेकिन कहाँ, कैसे, किस सिचुएशन में है यही जानना है। बस किसी को जान जाइए तो आप डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में क्लियर कर देंगे। फिर से एक बार मैं माइंड वॉश कर रहा हूँ। देखिए, आप देखिए होंगे किताबों में ऐसे रहता है, ऐसे बुक्स में ऐसे रहता है, तो ये क्या है? वो जो है, सुनिए, अब इसको आप समझने के लिए अगर सेल साइकिल को रिलेट कर लीजिए तो दिमाग एकदम माइंड पास हो जाएगा। सेल साइकिल क्या है बच्चों? देखो भाई, सेल साइकिल क्या कहता है? देखिए, ये सेल साइकिल है, देखना बेटा, जीवन, बोलो यस और यही है ना? यही फेज है, कितने फेजेस हैं? तो जीवन और जो है वो क्या है? ग्रोथ फेज है। कौन सी फेज है भाई? ग्रोथ फेज है। क्लियर? बोलो यस फेज बेटा, सिंथेसिस फेज है। कौन सी फेज है भाई? ये सब पर क्वेश्चन है, जितना आप पढ़ें क्वेश्चन में, क्वेश्चन बन कहाँ से बन जाए, आप समझ लीजिए क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। माने सिंथेसिस फेज है, कौन सी फेज है? सिंथेसिस फेज है ना? और यम फेज कौन सी है बेटा? माइटोटिक फेज है, यानी डिविजनल फेज है ना भाई? यानी सेल इसी में डिवाइड कर जाता है। क्लियर? ये बातें क्लियर है ना? हाँ, अब देखिए, तो यहाँ ऐसे सिचुएशन में डीएनए और क्रोमोसोम और क्रोमैटिन को हम आसानी से समझ सकते हैं, राइट? कैसे? देखो, जैसे जब सेल ग्रोथ फेज में होती है, अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेके पढ़ने में तो हम लूज हो जाएंगे, यहाँ पर दो मन लगा दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम पूरी इफिशियंसी से आपको पढ़ाते हैं, पूरी इफिशियंसी। तो सेल राइट ग्रोथ माने अब जब उसको डिवाइड करना होगा तो खा पी के तैयार होगा ना, तभी तो कोई ग्रोथ फेज है, यानी रेस्ट कर रहा है।
इंटरफेज होती है। हाँ, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा, यहाँ पर कंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन होगा। जी सर। क्रोमैटिन यस, होगा। इनमें से और यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा, देखो ऐसे, अब इसी यहाँ सिंथेसिस हो जाएगी, यानी सिंथेसिस हो करके माने अब ये चेंज हो जाएगा किसमें, क्रोमोसोम में। यानी जब, और देखो किताबों में कैसा किया है, देखिए जब सेल डिवीजन दिखाई देता है तो एक ऐसे बनाता है डायग्राम, फिर कहेगा देखो ऐसे एरो करके फिर ऐसे बनाता है, देखा होगा आपने। जी सर, ऐसे बहुत अच्छे से। ऐसे बनाता है। जी सर। माने जब सेल डिवाइड करने को होती है, जब सेल डिवाइड माने डिवाइडिंग फेज में यही कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमैटिन इज कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम। यानी अब यह क्रोमोसोम हो गया, क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। देखो ऐसे रूप में से देखो दिखाई दिया है। आप देखिए माइटोसिस या मियोसिस का देख लीजिए, कई डायग्राम बनाता है ना, एरो करके तो आप कहते हैं सब तो एक का है, लेकिन एक नहीं है। ऐसे फिर उसके बाद ऐसे, यानी यह क्या है, कंडेंस, और कंडेंस हो गया क्रोमोसोम पर गया। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, उसी से मिला जुला एक क्वेश्चन और है नीट में आया। मैंने अभी आपको कौन सा क्वेश्चन बताया था, बताइए पहले। जी इसमें दिखता है क्रोमैटिन में है कि क्रोमोसोम में है कि हाँ, लोकेटेड, अकर ना बेटा, अकरेंस माने क्या, किस पाया जाता है। हाँ यस, माने लोकेशन। तो मैंने आपको बताया कि भाई जीन इज लोकेटेड ऑन द डीएनए, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन आल्सो। तो इन सब में, लेकिन एक क्वेश्चन और है इसी से मिलता जुलता, एक क्वेश्चन और लिखिए, राइट द क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन। हाँ देखो निकाल लिया बच्चे ने, वेरी गुड, शाबाश बेटा शाबाश, गुड। एक क्वेश्चन और लिखो, इसी से मिलता जुलता, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, राइट डाउन। चैप्टर नंबर 10 पे दिया। एक क्वेश्चन और, जीन इज फंक्शनल एट, राइट डाउन। यस, ये भी क्वेश्चन आया है नीट में, जीन इज फंक्शनल एट। हाँ, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया हो कि वेयर द जीन इज, बट लेकिन सेंस यही है कि कहाँ पर जीन फंक्शनल होता है। तो ऑप्शन लीजिए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, डीएनए, नन ऑफ एवर। आंसर दीजिए सब लोग। अरे थोड़ा सोच लो तब आंसर दो, हम आपको आधे मिनट का टाइम देते हैं, चलिए। बोलिए। ये फेज में क्रोमोसोम में डुप्लीकेट कोई मतलब नहीं, बाकी सब रेस्टिंग फेज में। मेरा सिर्फ क्रोमोसोम सही तो आपको बताया। और कोई आंसर दो भाई, क्रोमोसोम पीछे वाला लड़का, बोल बेटा, बोलो, तुम बताओ, तुम बताओ, आप लोग बताइए, गर्ल्स तुम बताओ भाई, क्रोमोसोम। यार ऐसा है ना, इसका आंसर एग्जैक्टली हमने जो किसी बुक में तो पढ़ा नहीं, अरे मेरे भाई क्वेश्चन सामने आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से क्रोमोसोम से। और सही भी है, क्रोमोसोम गलत है, क्रोमैटिन भी गलत है, डीएनए सही। देखिए सब लोग गलत हो गए, थोड़ा सा सोचा होता, थोड़ा सोच लिया होता, जो मैं सोचता हूँ, आप सोचे होते तो आंसर सही होता। अब पूछिए सर आप क्या सोचे जो आप डीएनए कह दिए, क्यों आप क्रोमोसोम नहीं कहे भाई, ऐसा नहीं। सर आप क्या सोचते हैं? हाँ ये सही आप भाई, सीधी सीधी सी चीज़ किताब में लिखी हुई है। सर पहले हम बता दें क्या सोचे इसको हमारी गलती। हाँ बोलो बेटा, बोलो बहुत। सर ये सोचे कि जब तक इंटर फेज रहता है G1 तब तक रेस्टिंग फेज रहता है, तब तक केवल कंडेंस होता रहता है और कुछ नहीं होता। असली डुप्लीकेशन सर यम फेज में होता है, ठीक। और यम फेज में डुप्लीकेशन किसका होता है, जो क्रोमोसोम बन चुका रहता है उससे। ठीक। तो हम इस वजह से क्रोमोसोम बोले। तो नहीं, अब सुनो भाई,
भैया ऐसा है, हमने जीन के फंक्शनिंग की बात की है, क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन की तो बात नहीं की है। क्वेश्चन पकड़ो ना, क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन का होना फंक्शन की बात नहीं है। इस फेज में, सिंथेसिस फेज में जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है ना भाई, है ना, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है, तो क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन की बात वहाँ चल रही है ना कि जीन के फंक्शन होने की बात कर। जीन वहाँ फंक्शन होकर के क्या करेगा, आप हमको बताइए। सेल साइकिल में जीन फंक्शन होकर क्या करेगा? कोई काम है जीन का? कोई काम है नहीं है उसका। हाँ यस, जब उसको ट्रांसमिशन करना, भाई कुछ ट्रांसमिट करेगा ना, कुछ काम करेगा ना, उसको काम चाहिए, और वह काम जान रहे हैं कहाँ है भाई, बात है वह काम कहाँ पे है भाई, सीधी सी बात है। डीएनए बोलो, डीएनए से आरएनए बोलो, आरएनए से प्रोटीन और प्रोटीन है काम। बॉडी में हमारे कोई भी वर्क कौन कराता है? प्रोटीन कराता है। उस टाइप की प्रोटीन बनेगी तब कोई बॉडी में कोई कैरेक्टर जनरेट होगा, जैसे हेयर कलर, जैसे आई कलर, कुछ भी है तो उस टाइप का प्रोटीन बनाएगा तो डीएनए उसको ऑर्डर देता ना, डीएनए ऑर्डर। और तो डीएनए क्या करेगा, ऑर्डर कैसे देगा, किस फॉर्म में ऑर्डर देगा? उसके पास सैनिक कौन है? जीन उसका सैनिक है, भेजेगा भाई, सीधी सी बात है, यही तो है। तो उस पर जो उस लोकाई पर स्पेशल डीएनए प्रेजेंट है वो जाकर पहुंच जाएगा और काम कर देगा। यानी कि एक सेंट्रल डोग्मा है, इसको सेंट्रल डोग्मा कहते हैं बच्चों। कई बार नीट में पूछ लिया, कई बार नीट में पूछा। अच्छा आ रहे भैया 10 मिनट बैठे। तो डीएनए इज कन्वर्टेड टू आरएनए एंड आरएनए इज कन्वर्टेड टू प्रोटीन। और आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए का जो कन्वर्जन है इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसके और बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन है उसको क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। नोट कर लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इससे बनते हैं नीट में, है ना। यानी डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन है ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, राइट। एंड द आरएनए इज कन्वर्टेड एंड फॉर्म द प्रोटीन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स में। क्लियर? यानी फिर से सुनिए, बॉडी में जब कोई प्रोटीन बनेगी तभी कोई फंक्शन होगा, और प्रोटीन के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कौन? डीएनए। और डीएनए पर जो फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्योंकि यहीं से उसकी डेफिनेशन ही स्टार्ट होती है कि द फंक्शनल यूनिट। यस, तो राइट आंसर क्या होगा? सावधानी से आंसर देने। एक क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आप 1000 बच्चों के नीचे नीट में चले जाएंगे। 5 नंबर। हाँ, अब आप सोचो कितना कंपटीशन जबरदस्त है। इस कंपटीशन इतना सीरियस होकर के पढ़िए, तब जाकर के काम चलेगा। बहुत। और जेनेटिक्स तो इतना माइन्यूट है भाई, जेनेटिक्स इतना माइन्यूट है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहे थे बच्चों, क्या मेंडल के पहले जेनेटिक्स नहीं था? कैसे था जरा बताना। बढ़िया आंसर दिया क्या बेटा, आंसर देता है खुश हो जाता। था, सही बात है, था। यानी जेनेटिक्स नाम से नहीं रहा होगा भले से, बट यह लोग ये जानते थे कि भाई ऐसा कुछ होता है कि हाँ भाई, है ना। जो लोग जेनेटिक्स का नॉलेज नहीं रखते हो, अरे भाई बच्चा पैदा होगा तो अपने मम्मी पर अपने पापा पर वो ये जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चों में डेवलप कर देता है। तो जेनेटिक्स के नाम से तो नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं।
और सभी लक्षण भी कहते हैं। अच्छा एक चीज़ नहीं, ये तो एनिमल की बात, मैं प्लांट की बात करता हूँ। जैसे फार्मर्स वो क्या पढ़े लिखे हैं, उनको जेनेटिक्स का नॉलेज है नहीं है, लेकिन उनको ये आइडिया है कि ये जो है रेड कलर वाला जो अरहर है ये बोएंगे तो ये रेड कलर वाला बढ़िया फर्स्ट क्लास देगा, है ना। ये है बड़े दाने वाला जो सरसों है इसको बोएंगे तो मस्टर्ड तो बढ़िया क्रॉप देगी, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सिलेक्शन करते हैं, यानी सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। और सीड्स क्या है, यस, तो मेंडल ने भी स्टार्टिंग में वही काम किया था जेनेटिक्स में, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अब हम आपको मेंडल पर ले चल रहे हैं, घबराइए नहीं, वो तीनों लाभ बढ़िया समझाऊंगा, एकदम मस्त है ना। बोलो बेटा, बोलो। लेकिन यार मोबाइल से देख कर कुछ नहीं, हाँ आप अपने नॉलेज से, हाँ चलो कोई बात नहीं, मोबाइल तो अलाउ नहीं क्लास में, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बोलो बेटा, टाइम देखो, जल्दी बोलो टाइम। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्रोमोसोम का बताइए DNA है। आप बैठिए आप, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं बेटा, देख लो, है ना। आप इस पर घर जा कर के किताबों से डिस्कस कर लेना ना भाई मैंने बताया तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि DNA, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम ये तीनों एक ही चीज़ है। मैंने आपको बताया, ये भी तो मैंने बताया, कंडेंस होता है। बस केवल उसका कंडेंस्ड फॉर्म है और सेल साइकिल के किस किस स्टेज में कहाँ पे पाया जाता है, मैंने आपको बताया। लेकिन तीनों की वर्जिन है ना, और तीनों का जो फॉर्मेशन है वो एक ही है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने क्या क्वेश्चन किया था जैसे बारे में, हाँ जीन फंक्शनल आकार जीन कहाँ पाया जाता है ना, अगर मैंने पहला क्वेश्चन ये किया था, है ना। मैंने उसका आंसर क्या बताया था, याद रखो, मैंने आल पर टिक किया है, हमारे दिमाग में सही बैठा, आल पर मैंने टिक किया था, आल पर, यानी DNA कहाँ पाया, आओ बेटा, कहाँ पाए जाते हैं, हाँ जीन कहाँ पाया जाता है, सब पर पाया जाता है। लेकिन फंक्शन की जब मैंने बात किया तब मैंने कहा कि DNA का पार्ट फंक्शन होता है, आप नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या करें भाई, आप लिखिए उसको लिखिए ना,